फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज हम डिफरेंस समझेंगे राइज का और रेज का, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। आप देखेंगे एग्जाम में वर्ब की डिफरेंट फॉर्म, या हम बोल सकते हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब की फॉर्म से क्या है काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग समझेंगे, फिर देखेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पर्टिकुलर इन दोनों के डिफरेंस से। तो शुरू करते हैं। बात करें अगर हम राइज की, तो आप देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है चीज़ों का उदय होना, जैसे हम सूर्य के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं उठना के सेंस में भी आप क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। जबकि बात रेज की करेंगे तो रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, या इसे ही बोल सकते हैं बढ़ाना। ठीक है, अब देखेंगे जो हमें फर्स्ट वाला वर्ड है राइज, राइज का मतलब उदय होना या उठना। अब देखेंगे इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोज। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है राइजन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है राइजिंग, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है राइजेज। ठीक है, नेक्स्ट रेज, रेज जिसका मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, रेज्ड, ईडी लग जाता है बस। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा रेजिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा रेजेस। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें समझ में आया, लेकिन आप देखेंगे इसके यूज़ वाइज भी इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की राइज की, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका पहला एग्जांपल गिवन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप देखेंगे यहाँ पे राइजेस का मतलब क्या है, उदय होना ही है, कि सन कहाँ से उदय होता है, ईस्ट से। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन यूज़ किया गया है। इन क्या होता है, हम जानते हैं कि एक प्रीपोजिशन है, और वर्ब के तुरंत बाद जब अपना ऑब्जेक्ट ना लेके कोई प्रीपोजिशन लेता है देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो हम ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो राइज है ना, ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये कैसा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि बात रेज की करें, रेज का मतलब क्या है, उठना या बढ़ाना बोल सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, दे विल नॉट रेज टैक्सेस। तो यहाँ पे जो रेज है इसका मतलब बढ़ाने की बात हो रही है, कि टैक्सेस को रेज नहीं किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। और आप देखेंगे इसने तुरंत अपने बाद क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं है। दैट मीन्स ये जो रेज है ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में। डिफरेंस क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, जबकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये अपने तुरंत बाद वर्ब ना लेके पहले प्रीपोजिशन लेंगे, देन उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो ऑब्जेक्ट हो जाता है प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके की क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है राइज और राइज से। अब देखेंगे यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बिकॉज ऑफ द इंसेसेंट रेन द फ्लड वाटर इज़ रेजिंग। क्या कहा गया, लगातार बारिश होने की वजह से जो फ्लड वाटर है वो क्या कर रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, कंसीडरिंग द हाई डिमांड फॉर द फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज एयरलाइन कैन राइज प्राइसेस नो एरर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एरर है, देन हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट वाले के अंदर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बिकॉज ऑफ इनसेसेंट रेन द फ्लड वाटर इज़ रेजिंग। अब ये जो है लास्ट वर्ब मतलब वर्ब है, वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आया है, कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने तुरंत बाद क्या लेता है, अभी हमने जस्ट रिवाइज किया इस चीज़ को कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेता है, जबकि जो इंट्रांजिटिव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना लेके पहले प्रीपोजिशन लेगा, देन उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लेगा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी नहीं यूज़ किया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे बढ़ने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसा वर्ब यहाँ पर चाहिए जो अपने तुरंत बाद वर्ब नहीं लेता हो, तो जिसे हम बोल सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमें पहचानना है। तो यहाँ पर रेजिंग की जगह पे हम अगर लगा दें
राइजिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इज़ राइजिंग। और राइजिंग कैसा है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जबकि अगर आप बात करेंगे रेज की तो ये कैसा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडरिंग द हाई डिमांड फॉर द फ्लाइट्स टू द गल्फ कंट्रीज एयरलाइन कैन रेज प्राइसेस नो एरर। अब आप देखेंगे यहाँ पर राइज गिवन है और राइज की तुरंत बाद इसको इसका ऑब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है। और इससे पहले आप देखेंगे यहाँ कैन यूज़ किया गया है, हालांकि यहाँ दो एरर है। अगर हम बात करें एरर की तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सी वाला पार्ट है ना, इसमें क्या है, एरर है। क्या एरर है, पहली चीज़ तो यहाँ पर राइज नहीं आना चाहिए था, क्योंकि राइज क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब की खासियत क्या होती है कि अपने तुरंत बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेता है। जबकि यहाँ आप बात करेंगे तो आप देखेंगे राइज की तुरंत बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया, इसने डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे राइज तो नहीं आ सकता, ऐसा वर्ब आना चाहिए जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेता हो, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे जो आना चाहिए था वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ पे राइज की जगह पे क्या हो जाएगा, फिर रेज हो जाएगा, ठीक है। पहला एरर तो इसमें ये था। सेकंड एरर ये जो कैन गिवन है ये भी यहाँ पे गलत है। क्यों, कैन हम जानते हैं किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, एक चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए, देखते हुए कि बहुत ज़्यादा ही क्या है डिमांड है किस चीज़ की, फ़्लाइट्स की गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ। तो ये देखते हुए हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, पर ये कन्फर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी पे चीज़ें घूम रही हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैन ना यूज़ करके आप मे यूज़ करेंगे, ठीक है। मे रेज प्राइसेस नो एरर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसीडरिंग द हाई डिमांड फॉर द फ्लाइट्स टू द गल्फ कंट्रीज एयरलाइन मे रेज प्राइसेस नो एरर। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे दोनों ही क्वेश्चन। आप देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन एनडीए एग्ज़ाम में पूछा गया था और दूसरा वाला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सो आज हम डिफरेंस समझेंगे फॉल और फेल का। क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर दो कैटेगरी में चीज़ें हम डिवाइड करते हैं वर्ब के अंदर। फर्स्ट इज़ रेगुलर वर्ब, सेकंड इज़ इर्रेगुलर वर्ब। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो वर्ब की हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे इन्हीं से ही इर्रेगुलर वर्ब जिसमें हम पीछे ईडी नहीं लगाते, उनका कुछ अलग ही सेंस में चेंज हो जाता है। ऐसे थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब पे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो जो क्वेश्चन पुट किए गए हैं ना, जिन थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब पे, हम उन्हीं को ही क्या कर रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से उनके बीच में डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट एंड देन फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला हमें जो वर्ड है वो गिवन है फॉल, सेकेंड हमें जो वर्ड गिवन है वो है फेल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम बात करें फॉल की, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। जबकि फेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गिराना। आप देखेंगे दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। गिरना जो अपने आप ही चीज़ें क्या हो रही हैं, फॉल हो रही हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। फेल का मतलब क्या है, जानबूझकर इंटेंशनली किसी चीज़ को गिराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फेल यूज़ करते हैं। दोनों के थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब में भी काफ़ी डिफरेंस है। अब आप यहाँ पर देखेंगे फेल है, जबकि फॉल की सेकंड फॉर्म भी क्या है, फेल है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है चीज़ें। पर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो फेल है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो हम जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है ना, वो अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखेंगे फॉल जिसका मतलब होता है गिरना, उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है फॉलिंग एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है फॉल्स, ठीक है। जबकि फेल जिसका मतलब होता है गिराना इंटेंशनली, जिसे आप कर रहे हैं, उसका सेकंड फॉर्म होता है फेल्ड, फेल्ड। थर्ड फॉर्म भी सेम है। फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाता है, फेलिंग, आईएनजी लग जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल्स, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें तो काफ़ी, पहले इसका मीनिंग यहाँ पर थोड़े से कुछ एग्जाम्पल है, पहले इनको देखते हैं। यहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा कि इनमें से भी एक ट्रांजिटिव है और एक इनट्रांजिटिव है।
ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव ऐसा वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ले लेता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव जो अपने तुरंत बाद डायरेक्ट कोई वर्ब नहीं लेता है, या तो वो प्रीपोजिशन लेगा या तो कोई वर्ब ही नहीं लेगा, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं लेगा अपनी बात, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर ही फेल इनटू द रिवर। अब यहाँ पे फेल का मतलब क्या है? गिरना, कि वो क्या हो गया? नदी में गिर गया। और इसके तुरंत बाद आप देखेंगे इनटू यूज़ किया गया। इनटू क्या है? एक प्रीपोजिशन है। अभी हमने बात करी एक ऐसा वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना लेके प्रीपोजिशन लेता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो फेल है ये कैसा होता है? तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉल है जबकि यहाँ यूज़ फेल किया गया, तो कईयों को लग सकता है कि इसका मतलब तो गिराना भी हो सकता है। और कई बार ये भी डाउट आ सकता है कि फेल आया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म के फॉर्म में भी यूज़ किया गया। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जा रही है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ ये वाला फेल होता तो जाहिर सी बात थी कि इसमें एस हम यूज़ करते, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सेकंड वाले पे देखते हैं, यहाँ हमें गिवन है ही फेल्ड द ट्री। फेल्ड मतलब गिराया, यहाँ पे इंटेंशनली गिराया गया है, पेड़ अपने आप नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे क्या है? गिराया है, गया है, या जिसे हम बोल देते हैं गिराना। तो ये काम जो है इंटेंशनली किया गया है। और ये ऐसा वर्ब है जिसने अपने तुरंत बाद क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया, दैट मीन जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आई होप कि दोनों बातें आपको क्लैरिफाई हुई। ये क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया, इसको एक बार चेक करते हैं क्या एरर है, देन इसको इम्प्रूव करेंगे। टू बिल्ड हिज गिराज ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री, नो एरर। करना क्या है? वीडियो को पॉज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन से पार्ट में एरर है, देन फिर उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं इसके लिए। सो आई होप कि आपने कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं। टू बिल्ड हिज गिराज, अपना गिराज बनाने के लिए ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री, नो एरर। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपना गिराज बनाने के लिए ही फेल अ वेरी, अब यहाँ पे फेल गिवन है, चेक करते पहले इसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके डायरेक्ट बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओल्ड ट्री जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। अब यहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ किया गया है और हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नाउन प्रोनाउन को ही कोई के लिए ही हम क्या करते हैं? आर्टिकल को यूज़ करते हैं। वेरी क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, कोई प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं है बीच में, दैट मीन्स ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ले लेता है। और ट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा था फर्स्ट वाला कैसा था? इंट्रांजिटिव, और ये वाला कैसा है? ट्रांजिटिव, ठीक है। तो क्या इसमें कोई एरर है? फेल हमें चाहिए था, फेल हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर बताइए कि क्या कोई एरर है, क्या हमें इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, हमें फेल चाहिए था, हमारे पास फेल है। आप ज़्यादा वो करेंगे तो इसके साथ लगा सकते हैं एस, फेल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेल्स हो जाएगा। तो बी वाले पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो फेल को फेल्स। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। मूव करते हैं। अब आप देखेंगे सेम टॉपिक से ही एग्ज़ाम में, सीडीएस एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी तरीके से एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही वॉज सो इंक्यूजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, साइलेंस फेल्ड बिटवीन दैम एंड देन ही फाइनली स्पोक, नो एरर। तो आप देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन रोज़ वाले से टॉपिक से है, राइज रोज़ वाला जो हमने पढ़ा था।
सेकंड वाला टॉपिक किससे है, फेल्ड। सेकंड वाला क्वेश्चन करना क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे, देन फिर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है, ही वॉज सो इंक्यूजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो यहाँ पे ये जो रोज गिवन है ना, यहाँ पे एरर है। क्या एरर है, बी वाले पार्ट के अंदर एरर है। एरर क्या है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी और इसके तुरंत बाद आप देखेंगे मैनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट वाले टॉपिक पे वापस चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकेंड पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे रोज़ यूज़ किया गया है। रोज़ कैसा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हम जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन लेते हैं। क्या इस वाले क्वेश्चन में कहीं प्रीपोजिशन यूज़ किया गया था, एक बार दोबारा चेक करते हैं। क्या इसके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, नहीं। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो बी वाले पार्ट के अंदर एरर है, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप रेज को रोज़ को रिप्लेस करेंगे किससे, रेज्ड, ठीक है। यहाँ हमें ऐसे वर्ब की ज़रूरत है जो ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर चुके होंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, साइलेंस फेल्ड बिटवीन दैम एंड देन ही फाइनली स्पोक, नो एरर। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे फेल्ड, ये जो वर्ब यूज़ किया गया है फेल्ड। चेक करते हैं इसके तुरंत बाद क्या कोई प्रीपोजिशन आया है, यस, यहाँ पर हमें मिला है प्रीपोजिशन, ठीक है। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हम जानते हैं अगर प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे कैसा वर्ब आना चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो हमें ज़रूरत किसकी है, इंट्रांजिटिव वर्ब की। अब आप चेक करेंगे अगर इसे, तो फेल्ड, सेकंड फॉर्म वाला जो फेल्ड होता है ये कैसा होता है, तो आप देखेंगे ये हमारे लिए ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फेल्ड ये कैसा होता है, ट्रांजिटिव। तो हमें चाहिए कैसा, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में आप देखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी एरर है, ए पार्ट के अंदर, और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी, फेल, ठीक है। और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। और आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे रेगुलर इरेगुलर वर्ब से काफ़ी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर। तो आज भी हम क्लास कंटिन्यू करेंगे इरेगुलर वर्ब की, जहाँ पर हम समझेंगे कि इरेगुलर वर्ब जो हैं उन पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर दोनों पे ही बेस्ड हम बातें करेंगे। तो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जिन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ हैं जितने इम्पॉर्टेंट हैं हम उनको क्या है एक एक क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कास्ट की। अब जब हम बात कर रहे हैं कास्ट की, तो आप देखेंगे कास्ट का नॉर्मल सेंस में मीनिंग क्या होता है। हम कास्ट का मतलब समझते हैं ढालना या डालना या ढालना, दोनों ही क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नॉर्मल सेंस में। आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों ही फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। कास्ट की फर्स्ट फॉर्म भी कास्ट ही होती है, सेकंड फॉर्म भी कास्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कास्ट होती है। इसी तरह जिस भी वर्ड के पीछे कास्ट लग जा रहा है आप देखेंगे उनमें भी सेम चीज़ फॉलो होगा। उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम ही होगी। जैसे नेक्स्ट हमें गिवन है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट की बात करें जिसको हम बोलते हैं प्रसारण करना, तो ब्रॉडकास्ट की फर्स्ट फॉर्म भी क्या है, ब्रॉडकास्ट, सेकंड फॉर्म भी क्या है, ब्रॉडकास्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, ब्रॉडकास्ट। आप इसी तरह बात करें टेलीकास्ट। टेलीकास्ट का मतलब क्या होता है, जब हम टीवी पर किसी चीज़ का प्रसारण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीकास्ट करना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म टेलीकास्ट ही है, सेकंड फॉर्म भी टेलीकास्ट है, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या है, टेलीकास्ट है। नेक्स्ट हमें गिवन है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है,
आगे आने वाली चीज़ों के लिए हम पहले से ही जो भविष्यवाणी करते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड फोरकास्ट करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, फोरकास्ट, सेकंड फॉर्म भी फोरकास्ट होती है, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फोरकास्ट ही होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कास्ट हो या कास्ट से मिले हुए और वर्ड हैं, सबका ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तो एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, कई बार हमें डाउट होता है कि ब्रॉडकास्ट है तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉडकास्टेड होगी, ईडी लगा होगा। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से ही बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, और इस पे एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिया भी है। एसएससी सीजीएल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया इसी टॉपिक पे, एंड एसबीआई पीओ एग्जाम में 2020 में सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और सेम एरर वही ईडी लगाकर इन्होंने दिया है। आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पर आप देखेंगे द इमिनेंट स्पीकर स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द मेजर स्टेशंस, नो एरर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बी वाले पार्ट में हमें गिवन है ब्रॉडकास्टेड। तो यहाँ पे अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखना चाह रहे हैं या फर्स्ट फॉर्म भी लिखना चाह रहे हैं या सेकंड फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, हम जानते हैं तीनों फॉर्म में कोई डिफरेंस ही नहीं है, हमें ईडी कहीं लगाना ही नहीं है। इसका तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट ही होगा। तो आप देखेंगे कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बी वाले पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से ईडी को रिप्लेस कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द इमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल द मेजर स्टेशंस, नो एरर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड हाउ सोसाइटी विल इमर्ज जनरेशन हैंस नो एरर। यहाँ पर भी आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर ही आप देख पा रहे हैं गिवन है फोरकास्टेड, और अभी हम जानते हैं फोरकास्टेड जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, फोरकास्ट होता है, ईडी नहीं होता। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ए वाले पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ईडी को आप रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो आई होप कि दोनों ही क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट था, बस ध्यान यही रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रॉडकास्ट का सेकंड फॉर्म ब्रॉडकास्टेड होगा, टेलीकास्ट का टेलीकास्टेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, यही इसकी तीनों फॉर्म्स है। ठीक है, रेगुलर वर्ब की ही नेक्स्ट फॉर्म की, जहाँ पर हम मीनिंग समझेंगे हैंग और हैंग जो हमें गिवन है। आप देखेंगे दोनों ही वर्ड सेम है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बट जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, इनके मीनिंग का है। अगर हम बात करें ऊपर वाले हैंग की, तो आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, जहाँ हम बात करते हैं चीज़ों को लटकाना या फिर टांगना, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं लटकाना, या फिर टांगने का भी सेंस क्या देता है, हमें देता है। जबकि नेक्स्ट वाला जो है इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं फांसी पर चढ़ाना। अब देखेंगे जो पहला वाला हैंग है, यहाँ पर क्या गिवन है, लटकाना या टांगना। अगर हम बात करते हैं लटकाने या टांगने के सेंस में, तो आप देखेंगे इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, हंग, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है, हंग। लेकिन जब हम बात करते हैं फांसी पे चढ़ाने वाले हैंग की, तो वहाँ पर आप देखेंगे इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है, हैंग्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये आप अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्या है, वर्ब का फॉर्म है, जैसे कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है द प्रिजनर हैज़ बीन हैंग और हैंग्ड। अब यहाँ पे प्रिजनर की बात की जा रही है, इसका मतलब कैदी। तो कैदी को क्या लटकाया जाता है, टांगा जाता है। पहले वाला लटकाना टांगने का सेंस है कि जैसे हम वॉल पर या कहीं पे कुछ टांग देते हैं, लटका देते हैं, उस सेंस में बात करते हैं। जबकि सेकंड वाले में हम जानते हैं प्रिजनर को तो क्या दिया जाएगा, फांसी ही दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे हैज़ बीन गिवन है, हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या यूज़ हो जाएगा, हैंग्ड। यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ना कि हैंग। हैंग का मतलब ये नहीं कि उसको लटकाया जा रहा है, यस उसको लटकाया जा रहा है, लेकिन फांसी पर लटकाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंग्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है माई मदर हैंग्ड और हैंग माई क्लोथ्स। तो यहाँ पर क्या है, लटकाने की बात की जा रही है, लेकिन किसको, कपड़ों को। तो कपड़ों की लटकाने की बात की जाएगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैंग, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर हैंग नहीं यूज़ होगा, इसका मतलब तो फांसी पे चढ़ाना होता है। तो यहाँ के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंग।
आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ही हंग हिज फेस इन शेम। तो शर्म से उसका चेहरा क्या है, लटक गया, ये कहने का सेंस है। तो यहाँ पर भी क्या कोई फांसी वाला सेंस आ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही हैंग द पोर्ट्रे ऑन द वॉल। तो ये जो तस्वीर है या पोर्ट्रे है कहाँ पर हैंग की गई, तो वॉल पर। तो यहाँ पर भी किसी को फांसी देने का सेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हैंग यूज़ करेंगे। ठीक है, हैंग नहीं, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी तो हंग आएगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेम टॉपिक पे पूछे गए हैं उसको समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द कोट वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन वाटर, आई हैंग्ड इट ऑन द हुक, नो एरर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोट की बात की जा रही है और भीग गया था तो उसे ही क्या किया गया है, फैलाया गया है, या हम बोल सकते हैं लटकाया गया है। तो यहाँ पर भी ये जो लटकाने की बात हो रही है, किसको लटकाया जा रहा है, कोट को। और हम जानते हैं कोट को फांसी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आप देखेंगे एरर कहाँ पर है, सी वाले पार्ट में इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हैंग्ड को हम रिप्लेस करेंगे। अब आई के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं इसे यूज़ किया गया है, या सेकंड फॉर्म। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है दैट मीन्स फिर वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता उसके साथ ईडी आता तो दैट मीन्स थर्ड फॉर्म आती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हंग। ठीक है, आई हंग इट ऑन द हुक। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल, नो एरर। अब यहाँ पर भी किस चीज़ को लटकाने की बात की जा रही है, तो लैंप को, और लैंप को भी हम जानते हैं फांसी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे इसको हंग से। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्या है, हैंग और हंग दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। हैंग हम फांसी के लिए भी यूज़ करते हैं, हैंग हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को कहीं दीवार पर या कहीं पर भी आप टांग रहे हैं या लटका रहे हैं, उस सेंस में भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लटकाने वाले सेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हंग हो जाती है। जबकि अगर हम फांसी देने की बात करते हैं तो वहाँ पे ईडी लग जाता है, हैंग। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम सीखेंगे कि वर्ब जो हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि रेगुलर, इरेगुलर वर्ब। हमने देखा है इरेगुलर वर्ब से काफ़ी सारे क्वेश्चन एसएससी ने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हैं। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम कवर अप कर रहे हैं, जिनमें से कुछ वर्ब्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ रिमेनिंग बचे हुए हैं, कुछ हम आज समझेंगे और कुछ आने वाली क्लासेस में समझेंगे। तो आज हम जिस वर्ब के बारे में बात करेंगे दैट इज़ स्ले। आप देखेंगे फर्स्ट वर्ड जो आपको गिवन दिख रहा है स्क्रीन पर, दैट इज स्ले। सेकंड है स्ल्यू। देखिए है क्या, जो फर्स्ट वाला वर्ब है स्ले, इसका मतलब होता है मारना, या इसे ही हम बोल सकते हैं किसी की हत्या करना। अब देखेंगे जो वर्ब है स्ले, इसका सेकंड फॉर्म होता है स्ल्यू, इसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेन। और जो सेकंड वाला वर्ड है वो है स्ल्यू। इसमें भी आप देखेंगे ये कहीं पर तो वर्ब का काम करेगा और कहीं पर ये नाउन का काम करेगा। और हर बार जब नाउन का काम करेगा तो इसका सेंस अलग होगा, मीनिंग अलग होगा। जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मीनिंग अलग होगा, सेंस अलग होगा। जैसे अगर ये काम कर रहा है वर्ब की तरह, या फिर ये काम कर सकता है नाउन की तरह। जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है बहुत सारा, बहुत अधिक बोल सकते हैं हम, या ढेर सारा बोल सकते हो आप। जब ये नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है घूमना, या इसका मतलब होता है झूलाना। एक सेकेंड, ठीक है, झूलना या झूलना होता है इसका मतलब। ठीक है, तो आप देखेंगे वर्ब की तरह जब यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है बहुत अधिक।
जब ये नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब घूमना या झूलना होता है। इसकी वर्ब की फॉर्म्स की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है स्ल्यूड और थर्ड फॉर्म होती है स्ल्यूड। अब देखिए पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को डाउट कहाँ कहाँ पर आता है। पहली चीज़ जहाँ डाउट आता है, आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो वर्ड है स्ले, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि ये रेगुलर वर्ब में आता है कि इर्रेगुलर वर्ब में। रेगुलर वर्ब में हम जानते हैं वो वर्ब आते हैं जिनके पीछे ईडी लग जाता है, सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो डाउट रहता है ना वो यही रहता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि स्ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेड होती है। ठीक है, जो कि गलत है। याद रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म स्ल्यू होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेन होती है। ठीक है, ईडी वाला कोई इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं होती है। पहला पॉइंट जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर स्ले की सेकंड फॉर्म जो है वो स्ल्यू है और इसी तरह आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ल्यू। इन दोनों में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, पर इसका कन्फ्यूजन आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आ रही होगी तो आप जानते हैं उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर ये वर्ब ही सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में क्या होगा आपके सामने प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों ही डाउट अब नहीं आएंगे आपको जो अब तक आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि स्ल्यू की सेकंड फॉर्म के स्ल्यू जो है ये रेगुलर वर्ब में आता है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के पीछे ईडी लगता है। लेकिन जो स्ले है जिसका मतलब होता है मारना या हत्या करना, उसकी वो इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है और जिसका सेकंड फॉर्म स्ल्यू होता है और थर्ड फॉर्म स्लेन होता है। ठीक है, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बेस पे अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक सेकेंड, जैसे सबसे पहले सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में गिवन है आपको ही हैज़ स्लेन हिज राइवल। अभी जैसे मैंने बताया कि स्लेड पहले तो पढ़ के आप सेंस वाइज ही समझेंगे, ही हैज़ स्लेड या स्लेन हिज राइवल। तो स्ले का यहाँ पर या स्लेन आप देखेंगे दोनों का ही सेंस क्या होता है, मारना या हत्या करना। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि उसने अपने राइवल की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब कन्फ्यूजन वाला पॉइंट वही है कि जिन्होंने नहीं देखा उन्हें ये लगेगा कि स्लेड इसकी सेकंड फॉर्म होगी, जबकि स्लेड इसकी ना तो सेकंड फॉर्म होती है और ना ही थर्ड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म इसकी स्ल्यू होती है और थर्ड फॉर्म इसकी स्लेन होती है। तो यहाँ पर स्लेड ना आके स्लेन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं और आप देखेंगे ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है द टिमिड क्रिएचर मतलब छोटा क्रिएचर वॉज ड्राइवन इनटू अ नैरो लेन, जिसे क्या था पतली सी गली से या नैरो लेन से ले जाया गया। वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर, जहाँ पे किडनैपर ने उसे, अब जैसे स्ल्यूड गिवन है यहाँ पर, तो पहले इसका सेंस वाइज समझते हैं। हमने अभी देखा था कि जो स्ल्यू है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्ल्यूड और स्ल्यूड होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये सही भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है या फिर ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो आप देखेंगे इट वॉज स्ल्यूड, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए होता है, मेन वर्ब। दैट मीन्स ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। और अभी हम ये भी जानते हैं कि जब वर्ब के फॉर्म में हम स्ल्यू को यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है बहुत अधिक। तो अब इसे पढ़ेंगे तो सेंस क्या बन जाएगा, वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय किडनैपर्स, वहाँ पे बहुत अधिक किडनैपर्स थे। क्या कुछ ऐसा सेंस बन रहा है, नहीं, ऐसा कोई सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि स्ल्यू इसका फॉर्म नहीं है, यहाँ पे स्ल्यू नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, बचा क्या, स्ले। तो हो सकता है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ से एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन टू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर्स। तो यहाँ पढ़ के समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा जानवर था या क्रिएचर था, उसको क्या था, एक पतली गली में ले जाया गया और जहाँ पे एक किडनैपर्स के द्वारा उसे मार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मारने या हत्या करने का सेंस हमें यहाँ मिल रहा है। क्या यूज़ किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है। सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे वाज यूज़ किया गया। मैंने कहा था सेकंड फॉर्म वहाँ आती है जहाँ पे वर्ब की कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अब हम ये भी क्लियर हो चुके हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी स्लेन होती है ना कि स्ल्यूड होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें एरर फाइंड करना था। सी वाले पार्ट में हमारा एरर है। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पर यूज़ करेंगे स्लेन। ठीक है,
आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गुड। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ और रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5-5 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से उसको कवर अप किया जाए। तो कुछ तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ आने वाले लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज हम जिसे सीखने वाले हैं दैट इज़ बियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बियर, और नेक्स्ट भी आपको बियर ही नज़र आ रहा है। दो वर्ड हैं ये। पहला वर्ड जो है आप देखेंगे इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, बॉर्न, BORE बोर, और थर्ड फॉर्म क्या है, बॉर्न, BORN बॉर्न। ठीक है, सेकंड वाला जो है बियर, उसमें आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इसकी भी सेम है बोर, BORE, लेकिन थर्ड फॉर्म में क्या है, बॉर्न, BORNE। ठीक है, ऊपर वाले में BORN था, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा आ गया दैट इज़ E, तो यहाँ पे क्या हो गया है, बॉर्न। अब मीनिंग समझते हैं इसका। जो पहला वाला है इसका थर्ड फॉर्म देख के फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी जब हम बात करते हैं बियर, ये हमारा रिलेटेड होता है किससे, बर्थ से। तो बर्थ से रिलेटेड या बर्थ के बारे में बात करनी है तो हम बियर यूज़ करते हैं, और जब हम बियर यूज़ कर रहे हैं बर्थ के लिए तो उसकी सेकंड फॉर्म बोर हो जाती है और थर्ड फॉर्म बॉर्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमें बियर गिवन है, इसका मतलब होता है चीज़ों को बर्दाश्त करना, या हम बोल सकते हैं सहन करना, दैट इज़ टॉलरेट करना। तो चीज़ों को टॉलरेट करने की सेंस में हम बियर को यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बोर, थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न, BORNE बॉर्न। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होंगी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कंफ्यूज करेगी, दोनों के केस में यहाँ पर भी दोनों सेम ही है। तो करना क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए आपको इसके मीनिंग वाइज, या हम कह सकते हैं इसके सेंस वाइज, जो सेंटेंस में वर्ड गिवन है उसके सेंस वाइज हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ हमें गिवन है, इसको समझते हैं पहले। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमें गिवन है, द इन्फेंट्रीज हैंड बॉर्न द बर्ंट ऑफ अ मिसाइल अटैक एंड आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नो एरर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। और आप देखेंगे SSC CPO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में पहले पार्ट में कहा गया है द इन्फेंट्रीज हैड बॉर्न, कहने का मतलब है जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जन्म ही लिया है, द बर्ंट ऑफ अ मिसाइल अटैक, वो क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं किससे, मिसाइल अटैक से, मतलब उसको बियर कर रहे हैं, बॉर्न कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। एंड आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और क्या कर रहे हैं, और अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कहने का सेंस है यहाँ से। तो सेंस वाइज आप देखेंगे तो इन्फेंट्रीज यहाँ पे बर्न करना ही है, या हम कह सकते हैं बॉर्न करना, सहन करना ही है, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सहन कर रहे हैं। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज़ हमें गिवन है, हैज़ क्या होती है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, और यहाँ पर जो सेंस भी मिल रहा है वो टॉलरेट करने का ही मिल रहा है। तो यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, आगे भी कुछ एरर नहीं है। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर जो एरर है वो इससे रिलेटेड ना हो कि यहाँ पर है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर जो एरर है ना वो इससे रिलेटेड है, BA पार्ट के अंदर ही एरर है, लेकिन एरर क्या है, बॉर्न की नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब टॉलरेट करना ही होता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो हैज़ में है। द इन्फेंट्रीज हैज़, आप देखेंगे ये जो हमारे पास है ये किस में है, प्लूरल में, और जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है वो कैसी है, सिंगुलर। तो दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको हैज़ को रिमूव करके इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, हैव से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एरर हेल्पिंग वर्ब की थी, पर आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे भी क्लियर होगी। द इन्फेंट्रीज हैव टॉलरेट द बर्ंट ऑफ अ मिसाइल अटैक एंड आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नो एरर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। हम बात कर रहे थे रेगुलर इरेगुलर वर्ब की, आज भी हम रेगुलर इरेगुलर वर्ब में ही इंपॉर्टेंट वर्ब को समझेंगे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे जितने भी वर्ब की फॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो सब एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं, हम उन्हें ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे गो थ्रू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे कुछ आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वर्ब लिखे गए हैं, जिसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है और इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी है। लेकिन डिफरेंस क्या आप देखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे गिवन है यहाँ पे दो वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। तो ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है हमारा सिंक। सिंक मतलब क्या होता है, डूब जाना, डुबोना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो होती है सैंक, SANK, और थर्ड फॉर्म संक होती है और संकन होती है।
क्यों ये दो दो मीनिंग क्यों है इसके, तो आप देखेंगे दो दो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हम बात करते हैं सिंक डूबने के लिए, या बोल सकते हैं जब हम वर्ब की तरह इसे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे संक यूज़ करेंगे, यानी कि सेंटेंस के अंदर जब हमें सिंक को एज अ वर्ब दिखाना है तो हम संक यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यही क्या कर सकता है, कई बार एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, संकन। ठीक है, इसी तरीके ड्रिंक है, ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब पीना, ड्रंक सेम मीनिंग है, RUN के ड्रंक। और आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक भी होती है और ड्रंकन भी होती है। ड्रंकन कब होती है, जब हम बात करते हैं किसी एडजेक्टिव की। ड्रंक कब होती है, जब हम क्या है वर्ब शो करना चाह रहे हैं, यानी कि ड्रंक से हमें वर्ब की तरह हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ड्रंक यूज़ करेंगे। सेम इसी तरीके से थर्ड हमें गिवन है मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना। नेक्स्ट है मेल्टेड, थर्ड वन इज अ मेल्टेड और मोल्टन। मेल्टेड कब होता है, जब वर्ब की तरह यूज़ करोगे, और जब इसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे तो फिर ये बन जाएगा मोल्टन। तो एडजेक्टिव बना के दिखाना है तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मोल्टन। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखेंगे गिवन है गेट, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, लेकिन जब हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तब, लेकिन जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो फिर इसका मतलब हो जाएगा गॉटन। ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे यूज़ करेंगे गॉटन। एग्जाम्पल के थ्रू अभी से समझेंगे। नेक्स्ट गिवन है हमें लेड, आगे हमें गिवन है वर्ब की सेकंड फॉर्म लेडेड। लेड मतलब होता है लदा होना, उस सेंस में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेडेड है, अगर हम क्या करें वर्ब की तरह इसको यूज़ करें, लेडन हो जाएगा जब आप इसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ करने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में तो आप देखेंगे कि वर्ब के फॉर्म में ये यूज़ हो रहा है लोडेड और लर्न। लोड यानी कि किसी चीज़ को लोड करना, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। लोडेड और लोडेड इसका यही फॉर्म रहेगा, सेकंड और थर्ड रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है लर्न, ये तीनों फॉर्म इसकी सेम होती है, बस हम प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करते हैं। ठीक है, आई होप ये बातें आपको क्लैरिफाई होंगी। तो ये कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जिसमें आप देखेंगे जब हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ और होती है, लेकिन जब आप एडजेक्टिव की तरह उसे यूज़ करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ और होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट समझते हैं इन सारे ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कुछ एग्जाम्पल की मदद से। आप देखेंगे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमें गिवन है द ट्री वॉज डैश विद फ्रूट्स। तो पहले तो ये समझना है कि इस ब्लैंक में हमें फिल क्या करना है। फिल क्या करने से सेंस है कि हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए या हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें पहला जो गिवन है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल सेंस में आप देखेंगे मेन वर्ब होना चाहिए था, पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी वर्ब को, एक्शन को होता हुआ नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे चीज़ें किस में है, सिर्फ एक सूचना के फॉर्म में है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है या दिया जा रहा है। द ट्री वॉज लोडेड विद फ्रूट्स, ये कहने का मतलब है कि पेड़ क्या है, फ्रूट से लदा हुआ है। तो यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बताना है कि जो ट्री है वो क्या है, लोडेड है किस चीज़ से, फ्रूट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि ट्री की ही विशेषता बताई जा रही है पेड़ की कि क्या खास है उसमें, तो वो लदा हुआ है किससे, फ्रूट से। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ना कि कोई वर्ब। इसका मतलब ये जिसे हमने हेल्पिंग वर्ब बोला है यही यहाँ पे मेन वर्ब का भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्लेस पे हमें एडजेक्टिव चाहिए। और आप देखेंगे लदा हुआ होना, लेड का मतलब क्या होता है, लदा हुआ होना ही होता है, लदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एडजेक्टिव चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेडन, LADEN। तो यहाँ पर लोडेड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेडन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट में गिवन है द शिप हैज संक और संकन, जो शिप थी वो क्या हो गई, डूब गई। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए या फिर एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे द शिप हैज संकन, तो यहाँ पे एक प्रोसेस को दिखाया गया है, एक एक्शन को शो किया जा रहा है कि जो शिप है वो क्या हो गई है, डूब गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है, और हम जानते हैं हैज़ हैव ऐसा वर्ब है जो अपने बाद क्या लेता है, मेन वर्ब लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर हमें मेन वर्ब चाहिए, ना कि एडजेक्टिव चाहिए। और हम जानते हैं संकन जो होता है ये एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, दैट मीन्स इसका राइट आंसर संक हो जाएगा।
ठीक है, द शिप हैज संक। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द मैन हैज ड्रंक और ड्रंकन। तो जो आदमी है वो क्या है, ड्रंक है या ड्रंकन है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ड्रंक वर्ब के लिए यूज किया जाता है, ड्रंकन एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि वो आदमी कैसा है, ड्रंक है कि ड्रंकन है। तो क्या हम यहाँ पे एडजेक्टिव बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, वर्ब बता रहे, सेम वही हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए और हैज अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता ही लेता है। तो यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दैट इज ड्रंक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्रंक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है शी हाइड द रिंग इन हर रिसेंटली गॉट। उसने अपनी रिंग क्या कर दी, छुपा दी, जो उसे तुरंत या रिसेंटली मिली थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट हमारे पास ये रहा, हाइड, ये हमारे पास क्या हो गया, मेन वर्ब है, वर्ब की फॉर्म आ गई। द रिंग ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गया। और आप देखेंगे यहाँ पे यूज किया गया है गॉट। ये जो गॉट यूज किया गया है आप देखेंगे कि ये वर्ब के लिए तो नहीं यूज किया गया, क्योंकि वर्ब तो हमें मिल चुका है। दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा है, जो उसे रिसेंटली मिली थी वो वाली रिंग उसने क्या करी है, हाइड करी है। तो यहाँ पर जो हमें चाहिए वो वर्ब ना चाह के हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। और हम जानते हैं गॉट जब हमें लिखना होता है और उसमें भी थर्ड फॉर्म हमें बताना होता है और एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो राइट क्या हो जाता है, गॉटन, ना कि गॉट। गॉट हम एज एन वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है, अगर इस गॉट को मैं रिप्लेस कर दूँ गॉटन से तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ही इज लर्न या लर्न पर्सन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए या वर्ब चाहिए। हालांकि इससे पहले आप देखेंगे लर्न के लिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, क्लियरली बोला था कि तीनों फॉर्म सेम होती है। यहाँ पर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, हर फॉर्म क्या है, लर्न ही है। प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, बस इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या चाहिए, ही इज़ अ डैश। यहाँ पे देखिए पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एक एडजेक्टिव चाहिए हमें। यहाँ पर कोई वर्ब का सेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। और आप देखेंगे कि हमें एडजेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम उसके साथ सिर्फ ईडी अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, लर्न, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में आपको यूज़ करना है तो ये हो जाएगा, सिर्फ ईडी लगा लेना है इसके साथ, ये क्या है, एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सेम ही फॉर्म में है जैसे आपको ये दिया था, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत थी। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर क्या है, ही हैज़। ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो अपने साथ क्या लेगा, मेन वर्ब लेगा ही लेगा, और वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। तो लर्नड है और लर्नड है आंसर। अभी हमने देखा कि ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। और क्योंकि मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अपने साथ क्या लेगा, मेन वर्ब लेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लर्न, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो याद रखना है जब हम बात करते हैं वर्ब के फॉर्म में तो हमारे पास ये है, और अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा। गुड। सो जैसे कि हम वर्ब में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स को समझ रहे थे, किस तरीके से एग्जाम में उन पे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और फ्रीक्वेंटली कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ और वर्ब की फॉर्म के बारे में ही, और किस तरीके से इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पे, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कुछ वर्ब ऐसे की थी जिसमें हमने देखा था जब वो वर्ब की तरह यूज़ होते हैं तो उनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग होती है, लेकिन जब वही सेम चीज़ हमें एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना होता है तो वहाँ पर उसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो अलग थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रंक की बात करें तो ड्रंक की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक।
वो भी हमें तब यूज़ करते हैं जब हमें वर्ब की फॉर्म में उसको यूज़ करना होता है। लेकिन अगर ड्रंक मुझे किसी एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है तो फिर वहाँ पर हम ड्रंकन यूज़ करते थे, DRUNKEN। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से आज हम यहाँ समझने वाले हैं। आप देखेंगे कुछ वर्ब्स आपको यहाँ पे मिले हैं, गिवन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन वर्ब में क्या है, कुछ वर्ब हम यूज़ करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे आप देखेंगे ऊपर वाला भी एडवाइस है, नीचे वाला भी एडवाइस है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर CE है, यहाँ पे SE है, लेकिन दोनों का ही मतलब क्या है, सलाह देना। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेम वही फॉर्म की, इनमें से एक है जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है और एक है जो वर्ब की तरह क्या है, यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट वाला अगर हम बात करें एडवाइस, ये आप देखेंगे ये वाला जो एडवाइस है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नाउन के फॉर्म में। अगर हमें नाउन की तरह यूज़ करना होता है तो CE वाले एडवाइस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और अगर यहीं हम बात कर दें SE वाले की तो हम इसको क्या है, वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि बातें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर भी क्या है, प्रैक्टिस, नीचे भी प्रैक्टिस है। सेम वही डिफरेंस, ऊपर वाली जो स्पेलिंग है वो CE से है, नेक्स्ट वाली जो स्पेलिंग है वो SE से है। दोनों में डिफरेंस वही है कि एक नाउन के फॉर्म में यूज़ होता है और एक क्या है, वर्ब की तरह यूज़ होता है। अगर यहाँ पर आप बात करेंगे प्रैक्टिस CE वाली, तो ये क्या होता है, अगर हमें नाउन चाहिए होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें वर्ब की तरह प्रैक्टिस को शो करना होता है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, SE वाले को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे लाइसेंस, सेम वही डिफरेंस है, CE और SE वाला भी इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। लाइसेंस में भी CE वाली जो ये है, ये आपका नाउन की तरह यूज़ होती है, जबकि नेक्स्ट वाला जो है ये क्या है, वर्ब की तरह यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे इफेक्ट है और अफेक्ट है। इसमें आप देखेंगे जो इफेक्ट है ना, ये दोनों के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप इस इफेक्ट को नाउन दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अगर मुझे वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ करना होता है तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। दोनों ही फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अफेक्ट है ये अक्सर जब आपको मिलेगा तो ये क्या है, एक वर्ब का ही काम करेगा, नाउन बन के कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। नेक्स्ट ऐसी आप देखेंगे कंप्लेंट है और कंप्लेन है। जब हम बात करते हैं कंप्लेंट की, शिकायत करना, दोनों का ही मतलब वही है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्लेंट, T लग जाता है पीछे, तो ये क्या होता है, नाउन की तरह यूज़ होता है, जबकि जो कंप्लेन है ये एज एन वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई। आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। यही बेसिकली आपको समझना है कि एडवाइस क्या होता है, हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन SE वाला एडवाइस आ जाता है तो फिर वो वर्ब का काम करेगा। प्रैक्टिस CE वाला आएगा तो वो नाउन का काम करेगा, और अगर SE वाला प्रैक्टिस आएगा तो हम वर्ब की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस अगर मुझे नाउन के फॉर्म में दिखाना है तो मैं CE वाले लाइसेंस को यूज़ करूँगी। ठीक है, और अगर मुझे वर्ब के फॉर्म में लाइसेंस को दिखाना है तो फिर वहाँ पर मैं SE वाली जो स्पेलिंग है उसको यूज़ करूँगी। ठीक है, इफेक्ट अभी हमने देखा, जो E वाला इफेक्ट है ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है और वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, जबकि जो अफेक्ट है ये आप देखेंगे सिर्फ वर्ब की तरह ही यूज़ होता है। ठीक है, आप इसे नाउन की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंप्लेंट, T लगा हुआ है, दैट मीन्स इसको क्या है, नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा, और जो कंप्लेन है ये क्या है, वर्ब की तरह यूज़ होता है। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। जो बातें यहाँ पर सीखी है ना उसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई करते हैं। जैसे सो स्टूडेंट, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल में आपके सामने स्क्रीन पर है ही एडवाइस और एडवाइस मी। एक एडवाइस की स्पेलिंग SE वाली है और दूसरे की CE वाली है। और अभी हमने देखा था जो CE वाली होती है ये नाउन के फॉर्म में यूज़ होती है, जो SE वाली होती है, SE वाली होती है, ये वर्ब के फॉर्म में यूज़ होती है। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आपको वर्ब चाहिए या नाउन चाहिए। ठीक है, यानी कि नाउन अगर आप यूज़ करें दैट मीन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, तो आपको वही सेम चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि एडवाइस जो आपको यूज़ करना है वो एज अ नाउन की तरह यूज़ करना है या फिर वर्ब की तरह यूज़ करना है। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में बात करें, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, उसने मुझे सलाह दिया, तो यहाँ पे हम वर्ब के फॉर्म में यूज़ करें। और अगर आप वर्ब के फॉर्म में यूज़ करें तो इसका राइट आंसर SE वाली स्पेलिंग हो जाएगी, ADVISED, एडवाइस। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट की बात करें तो ये वाला तो नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले पे बात करें, ही गेव मी एडवाइस और एडवाइस। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, गेव ये हमारे पास मेन वर्ब हो गया, और मी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया।
आप देखिए यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, दैट मीन्स कि नाउन चाहिए या वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर आप बात करेंगे ये स्ट्रक्चर कंप्लीटेड है तो हमें नाउन तो नहीं चाहिए, सॉरी, तो हमें यहाँ पर वर्ब तो नहीं चाहिए क्योंकि वर्ब तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा वर्ब हमें तभी चाहिए होगा जब हमारे पास कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट एडवाइस चाहिए, दैट मीन्स नाउन के फॉर्म में चाहिए। तो आप देखेंगे एडवाइस, ये वाला एडवाइस हमें क्या करता है, वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये तो नहीं आएगा, तो बचा क्या, ये वाला एडवाइस, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि दोनों ही एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लैरिफाई हुई कि कब हमें कौन से एडवाइस को यूज़ करना है। ये डिपेंड करता है कि आपको उसको एज एन वर्ब यूज़ करना है या एज एन नाउन या प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें क्लैरिफाई हुई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दिस हैड अ गुड इफेक्ट ऑन टाइम। अब यहाँ पर देखिए इफेक्ट, अभी हमने बात किया था कि इफेक्ट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, नाउन के फॉर्म में भी और वर्ब के फॉर्म में भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं अफेक्ट की, तो यहाँ पर हमने देखा था कि अफेक्ट आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि अफेक्ट सिर्फ वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब हमें सिर्फ वर्ब के फॉर्म में यूज़ करना होता है तो हम अफेक्ट को यूज़ करते हैं, जबकि इफेक्ट दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे दिस हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन टाइम, इसका क्या है, एक अच्छा प्रभाव होगा वक्त आने पर। ठीक है, ये कहने का सेंस है। तो क्या यहाँ पे ये चीज़ गलत होगी या सही होगी, ये आप खुद जरा एक बार सोच के और थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ के फिर बताएंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें तो अ गुड इफेक्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव ही चाहिए। और अगर एडजेक्टिव भी चाहिए हो या वर्ब चाहिए होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही सिचुएशन में क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए राइट होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है शी लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसका आंसर कंप्लेंट होगा या कंप्लेन होगा। तो हमें पता है जो कंप्लेंट है वो नाउन की तरह काम करता है और जो कंप्लेन है वो क्या है, वर्ब की तरह काम करता है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें अपने सेंटेंस में क्या चाहिए, वर्ब चाहिए या नाउन चाहिए। तो अगर आप देखेंगे शी हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट, और लॉज्ड आप देखेंगे ये क्या मिल चुका है, वर्ब। तो हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का कोटा तो कंप्लीट हो चुका है। क्या हमें नेक्स्ट एक और वर्ब चाहिए, नहीं चाहिए। एक और वर्ब हमें तब चाहिए होगा जब हमारे पास एक और सब्जेक्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंप्लेंट ना कि कंप्लेंट आएगा, लॉज्ड आ कंप्लेंट, और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था कि उसने क्या चीज़ लॉन्च करी, तो कंप्लेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लेंट, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए सारे क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें वर्ब चाहिए या हमें नाउन चाहिए। तो आप देखेंगे एक हमें यहाँ गिवन है कंप्लेंट और एक हमें गिवन है कंप्लेंट, और जो कंप्लेंट है हम जानते हैं ये क्या करता है, नाउन का काम करता है, और ये जो है वर्ब का काम कर रहा है। अगर सेंटेंस पे थोड़ा फोकस करें तो आप देखेंगे ही हमें गिवन है, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे इधर ऑब्जेक्ट वगैरह आ चुके हैं। तो किस चीज़ की कमी है हमारे पास, वर्ब की। इस सब्जेक्ट को इसके हिस्से का वर्ब तो चाहिए होगा। तो आप देखेंगे फिर यहाँ पे नाउन ना आके वर्ब आएगा, कंप्लेंट। तो यहाँ के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्लेंट, कि उसने क्या किया, ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, उसने मेरे अगेंस्ट क्या किया, शिकायत करी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड आई थिंक कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो आज हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब समझे हैं, ये कंप्लीशन था, ये सारे ही इंपॉर्टेंट रेगुलर इरेगुलर वर्ब को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन लेकर, जहाँ पे आप देखेंगे एसएससी के एग्ज़ाम के द्वारा और भी अलग एग्ज़ाम में जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं आने वाली क्लास आपकी प्रैक्टिस सेशन होगा, सिर्फ इन बेस्ड पे कि अलग अलग फॉर्म्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से उस पर क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही। गुड। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब की क्लास को शुरू किया था, जहाँ पे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ने जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास रेगुलर इरेगुलर वर्ब है हम उनको कवर अप कर रहे थे। इससे पिछली क्लास तक हम सभी
रेगुलर इरेगुलर वर्ब को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं सारे वर्ड्स की, जिस पे हम देखते हैं कि एसएससी या अलग अलग एग्ज़ाम में इसके फॉर्म्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को पुट किया जाता है। तो आज आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सारे ही रेगुलर इरेगुलर वर्ब का मिक्सचर होगा। हमने छोटे छोटे 5-5 मिनट के सेशन में सबको ही कंप्लीट किया है, कवर अप किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे ज़रूर देखिए, अलग अलग सेक्शन में 5-5 मिनट के वो डिवाइडेड है। सो शुरू करते हैं क्लास को। आज देखेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन पे हम यहाँ बात करेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन ही होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं क्लास को। आप देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द न्यू टैक्सेशन रेट अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, नो एरर। और आप देखेंगे एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो करना क्या है, पहले वीडियो को पॉज करना है, आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट के अंदर एरर है, देन फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, आई होप कि आपने ये कर लिया होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ नॉर्मल बात कही जा रही है। द न्यू टैक्सेशन रेट, जो नए टैक्स के रेट्स हैं अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया है। आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, वो क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे किस चीज़ पे, एक्सपोर्ट सेक्टर पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा सी वाला पार्ट है यहाँ हमें गिवन है इफेक्ट, और हम पढ़ चुके हैं पहले भी, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में भी हमने इफेक्ट और अफेक्ट पे बात किया था। इफेक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज अफेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम बात करते हैं इफेक्ट की तो आप देखेंगे इसको हम नाउन के फॉर्म में क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जबकि जो अफेक्ट होता है ये हमेशा वर्ब की तरह ही क्या करता है, काम करता है। सेकेंड चीज़, जब हम बात करते हैं अफेक्ट की, तो जो अफेक्ट होता है ना वो चेंज को दिखाता है कि क्या चेंज आएगा, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या बदलाव आ रहे हैं, उसको डिनोट करने के लिए हम अफेक्ट यूज़ करते हैं। जबकि जो इफेक्ट होता है चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको इफेक्ट दिखाता है। आई होप दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। जब हम बात करते हैं अफेक्ट की तो अफेक्ट हमें चेंज के बारे में बताता है, बदलाव के बारे में बताता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इफेक्ट की तो इफेक्ट उस चेंज से क्या रिजल्ट आया, क्या कंक्लूजन आया वो हमें बताता है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, आप देखेंगे कि ये इंडिकेट करता है कि क्या चेंज हुआ है, उस चेंज की वजह से रिजल्ट क्या आया है ये उसको शो करता है। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं यहाँ पर हमें चाहिए क्या। आप देखेंगे द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है हमारे पास, बाउंड टू यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आपको पढ़ के क्लियर होगा ये कि यहाँ पर हमें चाहिए मेन वर्ब चाहिए एक, और आप जानते हैं मेन वर्ब का काम इफेक्ट ना करके अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अफेक्ट का मतलब वर्ब यूज़ करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे एरर, तो सी पार्ट के अंदर एरर है। यहाँ पे हमें कोई किसी का रिजल्ट नहीं पता चल रहा, हमें सिर्फ बताया गया है नई टैक्सेशन पॉलिसी करी गई है चालू, यानी कि अनाउंस किया गया, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा एक्सपोर्ट सेक्टर में, उसको डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, ना कि एक्सपोर्ट सेक्टर से क्या हमें रिजल्ट मिला ये हमें नहीं बताया जा रहा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफेक्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इम्प्रूव करने के लिए इफेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, अफेक्ट से। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर द सेवरल आवर्स a day even after he rose to fame, no error। सेम चीज़ की आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है वेल नोन पियानिस्ट, पियानिस्ट कौन होता है, जो पियानो को बजाता है उसको बोलते हैं। आगे हमें नेक्स्ट पार्ट में गिवन है हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर, उसको क्या थी, बहुत प्रैक्टिस की है रेगुलर कई घंटों तक, उस दिन से पहले तक भी जब उसको फेम मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है प्रैक्टिस। हमने देखा है प्रैक्टिस हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक तो जिसके पीछे CE होता है और एक जिसके पीछे SE होता है। दैट मीन्स नेक्स्ट जो स्पेलिंग है, एक सेकेंड, PRACTISE, प्रैक्टिस। आप जानते हैं दोनों ही क्या है, प्रैक्टिस है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है।
पर जो डिफरेंस है वो क्या है, जब हम CE वाले की बात करते हैं तो ये नाउन के फॉर्म में यूज़ होता है, जबकि हम SE वाले प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ये वर्ब का काम करता है सेंटेंस में आके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें सेंटेंस के अंदर नाउन की ज़रूरत है या वर्ब की। तो देखेंगे आप, जैसे हैड टू के बाद हम जानते हैं इसके बाद क्या आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का काम करता है। तो दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए ना कि नाउन चाहिए। तो हमें एरर आइडेंटिफाई करना था, आप देख पा रहे हैं बी पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस है इसको हम रिप्लेस कर देंगे SE वाली स्पेलिंग से, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ़ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट अ स्टोन, नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम चीज़ कि पहले वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमें गिवन है इफ़ यू टर्न द कॉर्नर, अगर आप कॉर्नर की तरफ टर्न करेंगे जाएंगे, यू विल फाउंड तो आपको मिलेगा अ घर, मतलब एक घर मिलेगा जो किससे बना हुआ है, स्टोन से। तो यहाँ पर जो ये बी वाला पार्ट है फाउंड, आप देखेंगे क्योंकि हम रेगुलर इरेगुलर वर्ब को ही कर रहे हैं तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरर कौन से पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन तो है नहीं। तो आप देखेंगे इतना तो समझ आ रहा है कि बी वाला जो फाउंड है, जो भी प्रॉब्लम है इसी में ही है। तो आप देखेंगे अगर हम बात करते हैं इसको इम्प्रूव करने की, तो बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फाउंड गिवन है, हम जानते हैं एक तो होता है फाउंड और एक होता है फाइंड। जब हम बात करते हैं फाउंड की तो इसका मतलब होता है चीज़ों को स्थापित करना, स्थापित करने के सेंस में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, एक सेकेंड, और जो फाइंड होता है ये क्या बोलता है, ये जब हम चीज़ों को ढूंढने या खोजने की बात करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी चीज़ को पाना या ढूंढना, उस सेंस में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो क्या यहाँ पे इस घर को स्थापित करने की बात हो रही है या ढूंढने की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ ढूंढने की बात करें कि आप कॉर्नर की साइड जाएंगे तो आपको एक घर मिलेगा जो किससे बना होगा, स्टोन से। यहाँ पे किसी भी चीज़ को स्थापित करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस स्टोन वाले घर को हम खुद स्थापित नहीं करें, वो पहले से ही स्थापित है, बस हम उसे ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसे इम्प्रूव करेंगे तो फाउंड की जगह पर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फाइंड, ठीक है। तो आई होप कि थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्ट ओवर 20 फैमिलीज, नो एरर। सेम चीज़ यहाँ पर भी वीडियो को पहले पॉज करेंगे फिर आइडेंटिफाई करेंगे किस पार्ट के अंदर एरर है, और आप देखेंगे SSC CPO एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें, हमें गिवन है द फायर इन द अपार्टमेंट, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर तो कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वाले पार्ट में गिवन है बिल्डिंग अफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज, नो एरर। यहाँ पर बी वाले पार्ट में हमें गिवन है अफेक्टेड, और अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अफेक्टेड और इफेक्टेड दोनों ही वर्ड को अच्छे से समझा है। तो आप खुद थोड़ा सा फोकस करके खुद बताइए कि यहाँ पे अफेक्टेड यूज़ किया जाएगा या इफेक्टेड यूज़ किया जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन में हमने देखा, जब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट की तो इफ़ेक्ट क्या करता है, नाउन की तरह काम करता है। जब हम बात करते हैं अफेक्ट की, ये वर्ब की तरह काम करता है। जो अफेक्ट होता है ये हमें बदलाव को या चेंज को दिखाता है, जबकि जो इफ़ेक्ट होता है उस बदलाव या चेंज के रिजल्ट को शो करता है। इतनी चीज़ें हमें यहाँ समझ में आई थी। अगर हम यहाँ पर आएँ तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे हमें चाहिए क्या, वर्ब चाहिए या नाउन चाहिए। द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे पास है, हमें क्या चाहिए था, वर्ब चाहिए था, और आप देखेंगे वर्ब के फॉर्म में हम अफेक्टेड को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अफेक्ट होता है ये वर्ब का ही काम करता है,
इसके अलावा सेकंड चीज़, आप सेंस वाइज भी जाएंगे तो यहाँ पर समझेंगे कि द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्ट 20 फैमिलीज़। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि आग लगने की वजह से क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंज आया, क्या इफेक्ट आया, उसे ही शो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफेक्टेड, राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें नाउन नहीं चाहिए था, इसलिए यहाँ पे इफेक्टेड नहीं होगा। तो इस वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टॉय बाय अ पॉइजनस स्नेक, नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में हमें गिवन है ऑन द वे, रास्ते में, ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टॉय बाय अ पॉइजनस स्नेक, एक जहरीले सांप के द्वारा उसके क्या है, पैर पे, टॉय पे काट लिया गया, ये कहने का सेंस है। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, ये तो आप देख पा रहे हैं। बात करते हैं सेकंड वाले की, तो यहाँ पे आप देखेंगे गिवन है बाइटेड, जबकि हम जानते हैं कि बाइट जो होता है, बाइट का मतलब होता है काटना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म बाइट की क्या हो जाती है, ये हो जाता है बिट। और इसी तरह अगर हम बात करें थर्ड फॉर्म की, तो बाइट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन। ठीक है, दैट मीन्स कि बाइट की कोई भी फॉर्म ईडी फॉर्म से नहीं बनती है, ईडी से नहीं बनती है, ये इरेगुलर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप देख के ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे एरर क्या है, बी पार्ट के अंदर है। और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ईडी यूज़ किया गया और वाज आया, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, ये कंफ्यूज कर सकता है। तो कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ही वॉज बाइटेड, एक्शन कंप्लीटेड है, और एक्शन कंप्लीटेड को शो करने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइटेड को रिप्लेस करेंगे बिटन से। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और आप देखेंगे ये भी एसएससी एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स में फेल लाइक दे आर गोइंग अननोटिस्ड, नो एरर। ए वाले पार्ट में गिवन है, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स में फेल लाइक दे। फेल का मतलब क्या होता है, गिरना, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा, ये जो वर्ड है ये कोई सेंस नहीं दे रहा। लॉट ऑफ एफर्ट में फेल, गिरे, आर गोइंग अननोटिस, जिसको क्या किया गया, रेगुलरली अननोटिस किया गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बी वाले पार्ट के अंदर एरर है, और एरर क्या है, यहाँ पे फेल ना होके फेल होना चाहिए था, कि बहुत सारे एफर्ट जो थे वो लगातार फेल होते चले गए, ये कहने का सेंस है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फेल। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम कास्टेड अ शेडो ओवर इलेक्शंस, नो एरर। करना क्या है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस पार्ट के अंदर एरर है। तो आप फर्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम, की जो रेसिज्म है, भेदभाव है, और इसके अलावा जो हेट क्राइम्स है वो क्या है, रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। कास्टेड अ शेडो ओवर इलेक्शंस, और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, डायरेक्टली इलेक्शंस पे भी पड़ रहा है। तो आप देखेंगे जो बी वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें गिवन है कास्टेड। हम जानते हैं वर्ड होता है कास्ट, कास्ट मतलब वही प्रसारण करना या चीज़ों को शो करना, इसको बोलते हैं। और आपने देखा है, इससे पहले हम इस बात को पढ़ भी चुके हैं। एक सेकेंड, हम पिछली क्लास में इसको कंप्लीट कर चुके कि जब हम बात करते हैं कास्ट की, तो कास्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। कास्ट की फर्स्ट फॉर्म भी कास्ट होती है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। इसके फॉर्म में मैंने आपको ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और फोरकास्ट भी समझाया था अच्छे से, कि ब्रॉडकास्ट की भी सेकंड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही रहेगी, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट रहेगी, टेलीकास्ट की सेकंड फॉर्म भी टेलीकास्ट रहेगी, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, टेलीकास्ट ही रहेगी। इसी तरीके से फोरकास्ट की फर्स्ट फॉर्म भी फोरकास्ट है, सेकंड फॉर्म भी फोरकास्ट है, और थर्ड फॉर्म भी फोरकास्ट है। याद रखना, कभी भी कास्ट की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कास्टेड नहीं होता है, कास्ट का कास्ट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए कि एरर कौन से वाले पार्ट में है और क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कास्टेड गिवन है, हम जानते हैं कास्टेड कुछ नहीं होता, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कास्ट। तो यहाँ के लिए राइट ऑप्शन कास्ट हो जाएगा। एरर बी वाले पार्ट के अंदर है, ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सारे ही इंपॉर्टेंट रेगुलर इरेगुलर वर्ब को कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने फोकसली उन्हें किया है अच्छे से तो आपको यहाँ इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, नो एरर। ए वाले पार्ट में गिवन है द रिपोर्टर, देखेंगे आप यहाँ कोई एरर नहीं है। सेकंड वाज अनेबल, जो रिपोर्टर है वो अनेबल है टू इलिसिट इंफॉर्मेशन। देखिए इलिसिट का मतलब होता है अवैध, जिसे हम बोल देते हैं गैर कानूनी, ठीक है। एक और वर्ड होता है जो होता है इलिसिट, इसका मतलब होता है चीज़ों पे प्रकाश डालना, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रकाश डालना, और इसका मतलब क्या होता है गैर कानूनी, जिसे हम बोल देते हैं ठीक है। तो इसका मतलब होता है गैर कानूनी। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, तो यहाँ पर गैर कानूनी का क्या आपको कोई सेंस मिल रहा है? नहीं, यहाँ पे इलिसिट का सेंस मिलेगा कि रिपोर्टर क्या था, अनेबल रहा किस चीज़ पे, प्रकाश डालने पे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, कि पुलिस के ऊपर मतलब जो भी ये इंफॉर्मेशंस थी उन पे अच्छे से प्रकाश नहीं डाल पाया, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे इलिसिट वाला कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एरर कौन से पार्ट के अंदर है, सी वाले पार्ट के अंदर है, और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलिसिट, ठीक है। कि वो क्या रहा, अनेबल रहा प्रकाश डालने पे जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के थ्रू आई थी या फ्रॉम द पुलिस आई थी, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एज सून एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रे टू गॉड ऑन बेंट नीज, नो एरर। सेम चीज़ इसमें भी क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, देन आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट के अंदर एरर है। तो अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन है एज सून एज दे एंटर्ड द टेम्पल, जैसे जैसे वो क्या थे, मंदिर में एंटर्ड हुए, दे प्रे टू गॉड, भगवान से उन्होंने प्रे करी, ऑन बेंट नीज, अपने घुटनों को मोड़ते हुए, नो एरर, घुटनों के दम पे जो बैठ के प्रार्थना करते हैं उस फॉर्म में। तो करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। देख पाएंगे आप फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर तो कोई एरर है नहीं। थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें गिवन है बेंट नीज, बेंट का मतलब क्या होता है, पैरों को मोड़ना, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बात करते हैं बेंट की, तो आप देखेंगे बेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बेंट होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो सेकंड फॉर्म भी इसकी बेंट ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बात करें अगर थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी बेंट होती है। इसके अलावा थर्ड फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है बेंटेड, बेंडेड, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो दोनों इसकी थर्ड फॉर्म होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब के फॉर्म में तो हम बेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें एडजेक्टिव के फॉर्म में या नाउन के फॉर्म में चीज़ों को यूज़ करना होता है, आप कह सकते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर हमें यूज़ करना होता है तो हम बेंडेड यूज़ करते हैं, ना कि बेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है अगर आप एज अ वर्ब इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एज अ एडजेक्टिव इसको यूज़ करेंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए था कि वर्ब चाहिए था। तो यहाँ पर बताया गया एज सून एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रे टू गॉड, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की अपने पैरों को मोड़ते हुए। तो प्रार्थना किस फॉर्म में की, तो पैरों को मोड़ते हुए। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। वर्ब क्या था, प्रे करना, यहाँ पर वर्ब था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव के लिए हमने देखा कि क्या हो जाता है, बेंडेड, BENDED, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या है, डी पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो बेंट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, बेंडेड से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंडेड, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लैरिफाई हुआ होगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ही एडवाइज मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर, नो एरर।
तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में कहा गया है एडवाइस किया गया। तो एडवाइस हम देखते हैं कि एडवाइस की भी दो स्पेलिंग होती है। फर्स्ट होता है एडवाइस जो हमें गिवन है, नेक्स्ट होता है एडवाइस जहाँ पे SE होता है, एक होता है CE वाला। अगर हम बात करें यूज़ के हिसाब से तो आप देखेंगे जो एडवाइस है SE वाला ये वर्ब का काम करता है, जबकि अगर हम बात करें एडवाइस की तो ये एज अ नाउन भी काम कर सकता है और एज अ एडजेक्टिव भी क्या होता है, सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो पहले तो दोनों का मीनिंग लेकिन सेम होता है, सलाह देना, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए या नाउन चाहिए या फिर एडजेक्टिव चाहिए। तो ही एडवाइस मी, तो यहाँ पर क्या है, उसने मुझे सलाह दी। तो यहाँ पर जो हमें यूज़ करना है वो क्या है, वर्ब है। जबकि जो एडवाइस ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव या आप बोल सकते हैं नाउन का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इसे हम रिप्लेस करेंगे एडवाइस से SE वाली स्पेलिंग से, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, ये वाला भी। और ये भी आप देखेंगे SSC CGL एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशियन, नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉन्ड का मतलब क्या होता है, डूबना, ठीक है। इसका मतलब होता है डूबना। एक और वर्ड होता है दैट इज सिंक। सिंक का मतलब भी क्या होता है, डूबना। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या होता है, डूबना ही होता है। पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जब हम बात करते हैं ड्रोन्ड की ना, तो ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के डूबने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंक। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते तो आप देखेंगे किसके डूबने की बात हो रही है, शिप की। शिप क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग, तो हम जानते हैं कि ये नॉन लिविंग है। और अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के डूबने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज सिंक, ना कि ड्रॉन्ड, ठीक है। अगर हम बात करें सिंक की फॉर्म्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंक की सेकेंड फॉर्म सैंक होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सैंक होती है, ठीक है, SANK। तो आई होप कि चीज़ें क्लेरिफाई हुई होंगी। तो यहाँ पर एरर क्या है, बी वाले पार्ट के अंदर है। तो ये जो ड्रॉन्ड है, ड्रॉन्ड की जगह हमें क्या यूज़ करना है, सैंक यूज़ करना है। और हमने क्यों यूज़ किया सैंक, क्योंकि जो शिप है उसके डूबने की बात हो रही है और शिप एक नॉन लिविंग थिंग है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग के डूबने की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंक यूज़ करते हैं और उसकी फॉर्म को यूज़ किया जाता है। जब लिविंग थिंग के डूबने की बात करते हैं ना, तो हम ड्रॉन यूज़ करते हैं, ड्रॉन्ड, ठीक है, या ड्रॉन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ नेगेटिवली इफेक्टेड सॉइल आउटपुट। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे हमें वर्ड गिवन है इफेक्टेड, और हम जानते हैं वर्ड क्या, इफेक्टेड और अफेक्टेड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इफेक्टेड का मतलब हम इसे वर्ब की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये जो होता है एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और नाउन का भी काम कर सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग जो हमने समझा है, अफेक्ट का मतलब होता है जब हम बात करते हैं चेंज की, और ये क्या होता है, रिजल्ट ऑफ चेंज को शो करता है, ठीक है। तो जब हम बदलाव की या चेंज की बात करते हैं तो उसके लिए हम अफेक्ट यूज़ करते हैं, और ये वर्ब की तरह यूज़ होता है। जब हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो ये नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इफ़ेक्टेड, ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। और क्या शो करता है जो इफ़ेक्टेड होता है, ये चेंज के रिज़ल्ट को दिखाता है कि चेंज की वजह से क्या असर पड़ा, क्या रिज़ल्ट आया, उस चीज़ को शो करने के लिए यूज़ करता है। बदलाव को नहीं बताता, बदलाव की वजह से जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको बताता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेसिव यूज़ ऑफ अ पेस्टिसाइड हैज़ नेगेटिवली इफेक्टेड सॉइल आउटपुट। तो यहाँ पर हमें क्या, बदलाव को दिखाना है, चेंज को दिखाना है, जिसके लिए हम इफेक्टेड ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, अफेक्टेड। तो यहाँ एरर कौन से पार्ट के अंदर है, सी पार्ट के अंदर है, थर्ड वाले पार्ट के अंदर। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे इफेक्टेड को किससे, अफेक्टेड से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफेक्टेड। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी रेगुलर इरेगुलर वर्ब की क्लासेस कंप्लीट होती हैं। जितने इंपॉर्टेंट वर्ड थे उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बेस पे आज हमने अपना प्रैक्टिस सेशन भी क्या है कंप्लीट किया। आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। इन केस कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।